दूसरा उसका क्राइटेरिया है डिसाइड करने का, तो फिर हम उसको देखेंगे कि वो जो डिसाइड कर रहा है, फैसले ले रहा है बाद में, तो वो अपने उसके प्रिंसिपल के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि पांच फैसले में ये दूसरे रूल को अप्लाई कर रहा है, पांच फैसले में दूसरे रूल को अप्लाई कर रहा है, फिर पांच फैसले में दूसरे रूल को अप्लाई कर रहा है, उसको अपना जहां फायदा आया बस अपना रूल चेंज कर दिया उसने। तो फिर इसका मतलब ये है कि वो किसी चीज को किसी रूल को फॉलो नहीं करता, वो अपॉर्चुनिस्ट है, वो अपने फायदे और नुकसान को फॉलो करता है। ठीक है, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो एक बात तो ये हो गई। तो हमें ये देखना है कि अगर कोई सुसाइड को गलत नहीं कहता है तो वो किस प्रिंसिपल पे कहता है, और क्या वो प्रिंसिपल कंसिस्टेंट है उसके सारे जिंदगी के अंदर या नहीं है। ठीक है प्राग सर। हाँ। दूसरी बात आपने ये कही कि अ, जो फैसला लेता है आदमी तो उसमें जो है वो सारा उसका इख्तियार नहीं होता। ऐसा नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हम जो फैसला लेते हैं ठीक है, उसमें जो है हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, हमारे घर वाले, हमारे समाज, सब होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा अपना चॉइस होता है। ठीक है, हमारा अपना उसके ऊपर जो है कंट्रोल होता है। मिसाल के तौर पे आपको जॉब कहाँ करनी है, नहीं करनी है, कब तक पढ़ाई रखनी है, नहीं रखनी है, इसके कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ आपके अपने चॉइस भी होंगे। ठीक है, तो ये सरासर कहना कि हमारे इसमें कुछ भी नहीं है, हाँ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, और आपके अंदर ये ताकत भी होती है कि आप उस एक्सटर्नल फैक्टर्स के खिलाफ जाएं। आपके पास ये ताकत होती है। मिसाल के तौर पे आप एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच गए, मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग होते हैं कि ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, गुर्बत में, गरीबी में, कि वो भीख मांगने लगते हैं, तो वो डिसाइड कर लेते हैं चलो अब हम भीख मांग के गुजारा करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत बदतरीन हालत में होते हैं, उससे भी ज्यादा गरीब होते हैं, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि हम भीख नहीं मांगेंगे। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको किसी एक जानिब ले जा रहा होता है, आपको, आप उसके अगेंस्ट भी जाते हैं, ये आप अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। तो ये सारा का सारा समाज पे डाल देना, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डाल देना कि उसने मुझे मजबूर कर दिया ये करने के लिए, दैट इज नॉट आई थिंक द राइट अप्रोच। सो इट वाज नॉट ओनली द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आई टॉक्ड अबाउट। मैं आपको बता रहा था इंटरनल फैक्टर्स भी है। एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ही आपके दिमाग दिमाग की हाल इधर उधर होते हैं। और जो कुछ तो अभी तो डीएनए फैक्टर्स भी आ गया, कुछ क्रिमिनल मेंटालिटी जो है वो अंदर से वो आते हैं। नहीं कुछ नहीं आप नहीं, ऐसे भी देखें देखेंगे। देखें प्राग साहब, वो सब बहुत यानी कि माइनर हैं, ठीक है ना, डीएनए फैक्टर्स। अब इसको जो है कुछ लोग लेके कास्ट को जो है वो ये जस्टिफाई करने लगते हैं, दैट इज नॉट, वो सब बहुत माइनर होते हैं आपके अपने विल के ऊपर। वो सब चीजें, डीएनए फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स, ये सब जो है वो ज्यादा असरअंदाज नहीं करते। मेनली आपका अपना इंटरनल फैक्टर होता है। ठीक है, आपके अंदर वो ताकत होती है कि आप सारे एक्सटर्नल फैक्टर को खत्म करके आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, मान ले पराग साहब, अगर ऐसा नहीं है, तो फिर हम ऐसा क्यों देखते हैं कि समाज में रेवोल्यूशनरी पैदा होते हैं या आपके जैसे लोग जो कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चन करते हैं? क्यों? यही तो दलील है ना कि आपके पास वो ताकत है कि आप अपने समाज और अपने माहौल के बाहर जाके आउट ऑफ द बॉक्स जो है क्वेश्चन कर सके और चीजों को चूज कर सके, इख्तियार कर सके। तो फिर ये कहना कि नहीं हमें तो ऐसा नहीं दिखता, दैट इज आई थिंक ये हमारा और आपका ये अमल ही नहीं नहीं, बताता है कि आप ये चीज मेरे सही नहीं। मेरे मुंह पे आप बात मत डालिए। मैं क्या कहूंगा, मैं बोल रहा हूँ, अगर ठीक है मैं एक चूज कर सकता हूँ और कोई एक शायद वो अनदर वन चूज नहीं कर सकते, तो इसके लिए तो ये तो मैंने नहीं बनाया ना। जो चूज नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते, और जो कर सकते क्यों कर सकते। नहीं नहीं, तो वो इसके देखें, लिए तो वो जो भी कोई। चूज करते हैं, मिसाल के तौर पे समझे किसी ने जो है वो भीख तो मांगना चूज आपका किया जैसे गुर्बत की फिजिकल वजह से। एबिलिटी होते हैं ऐसे मेंटल नहीं एबिलिटी नहीं भी होते हैं, वो आप पराग मानते साहब, हो आप नहीं। ये आप नहीं समझ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भीख मांगना चूज किया ठीक है, उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स थे कि गरीब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन उसने खुद लास्ट में चूज किया कि अब मुझे भीख मांगना है। तो लास्ट की जो चॉइस है उसकी अपनी है। एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, लेकिन लास्ट में तो, आपने जो तो, तो, चूज किया तो, वो आपका तो अपना है। वो इसी चॉइस तरीके कैसे से लेते हैं आपने बंदा। ये, क्या कह रहे हैं? वो चॉइस कैसे कर सकते हैं बंदा, वो कौन एलिमेंट की वजह से वो चॉइस करते हैं। लास्ट में आपका अपना चॉइस होता है ना। आप ठीक है, ना ना, एक्सटर्नल ये फैक्टर्स हैं, एक मिसाल बल की तरह मिसाल नहीं के है तौर जो पे एक, समझे आप एक बड़े हो गए आप 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, अब आपकी जो बॉडी है वो एक्टिव हो गई, सेक्सुअली एक्टिव हो गई, आप सेक्स करना चाहते हैं, ये एक आपकी बॉडी की है। लेकिन आपको शादी करनी है या नहीं करनी है, वो लास्ट में तो आप ही फैसला करेंगे। हम्म। तो हाँ हाँ। एक्सटर्नल फैक्टर्स अपनी जगह पे वो है, एग्जाम्पल उसको बहुत। डिनाई मैं नहीं कर रहा हूँ कि एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं होते, होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। लेकिन उस एक्सटर्नल फैक्टर्स में आप किस तरफ जाएंगे, किस तरफ नहीं जाएंगे, ये अल्टीमेटली आपका ही चॉइस होता है।
ये चॉइस मैं तब करता हूँ जब मेरे पास उतना रेजिस्टेंस होते और नहीं होते, इसके नहीं नहीं, लिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है पराग साहब। बहुत सारी दुनिया में लोग हैं ना जो, देखिए मिसाल के तौर पे समझे कि आपको हिस्ट्री आई थिंक पढ़ी होगी आपने, हाँ, परी कि हुई है। जब, जी थोड़ी बहुत तो मतलब देखते ही होंगे, कि जब कोई सरकार जो है बहुत ज्यादा जुल्म करने लगती है तो कुछ लोग होते हैं जो घुटने टेक देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं मार दो मुझे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मर जाते हैं। तो हाँ। ये कहना कि नहीं, ये सारा का सारा ये एक्सटर्नल फैक्टर था जो इसने चूज किया कि भाई वो जो है हम्म, घुटने टेक दे, ऐसा नहीं होता। उसने खुद चुना कि वो घुटने टेके, उसने खुद चुना कि नहीं उसको जो है वो मरना है, वो हाँ, घुटने नहीं टेकेगा। तो करेक्ट। दोनों के लिए सेम एक्सटर्नल फैक्टर्स थे ना, दोनों के लिए सेम एक्सटर्नल हाँ, फैक्टर्स थे, हाँ, लेकिन दोनों के डिसीजन अलग अलग आए। क्यों? क्योंकि उसने जो है एक डिसीजन को खुद से चूज किया, दूसरे ने जो है दूसरे डिसीजन को खुद से चूज किया। तो इवेंचुअली आप चूज क्या कर रहे हैं उस एक्सटर्नल फैक्टर से मोटिवेट होके, ये चूज करना वो आपका अपना इंटरनल चॉइस होता है हाँ। अल्टीमेटली। मेरे बात इधर पर आ जाते हैं, क्योंकि वो उधर चूज करते हैं क्योंकि एक बंदा ज्यादा करेज है उसके पास, इसके लिए करते हैं। तो देश के लिए आप मरोगे भी, उसके लिए भी नहीं करेज नहीं नहीं, चाहिए आपके पराग पास, साहब, मेरे पराग पास साहब, नहीं इट्स है। नॉट ओनली अब अबाउट मैं द नहीं करेज। मरूंगा ये ना। आप बहुत उसके अलग अलग होते हैं। सिर्फ आप कहते हैं कि बहुत सारे करेज वाले लोग भी होते हैं ना जो घुटने टेक देते हैं, और बहुत सारे डरपोक लोग भी होते हैं जो घुटना टेकने से इनकार कर तो देते हैं। आप ठीक मेरा है। एक एग्जाम्पल सुनिए। जब नहीं नहीं, स्कूल में पराग साहब पढ़ देखिए, रहा था पराग साहब आपका ना, ये कहना कि नहीं आप मेरा टोटली बात समझने एक्सटर्नल समझना फैक्टर्स। चाहते हैं? ठीक है, ठीक है, तो फिर मुझे थोड़ा 1 मिनट तो बोलने देंगे, तो फिर नहीं मैं बोले बता बोले बोले, सकता मैं हूँ। चुप हूँ, हम्म, मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था तो मेरे हम्म। दोस्त वगैरह जो वो कुछ चोरी करके खा रहा था स्कूल का चीजें, जैसे जैसे कोकोनट्स, होता है ना कोकोनट्स, ग्रीन कोकोनट्स। लेकिन मेरा ये कार्य कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ और उनको क्यों हुआ है, वो मैं बाद में सोच रहा था तो क्यों हुआ है। मैंने ये मान लिया जो एक्चुअली मेरा उतना कार्य नहीं था। मुझे लग रहा था अगर वो टीचर्स देखे तो जो बोलेंगे वो मैं सह नहीं पाऊंगा। इधर इधर मेरा मोरालिटी बहुत अच्छा था उनसे, अदरवाइज मेरा कार्य नहीं था। कुछ तो था जो मेरे अंदर था, वो मेरा क्रिएटेड नहीं है। वो इट्स ए क्रिएशन, इट्स माई फीलिंग्स। नहीं, पराग साहब आप देखिए, आप एक है चॉइस, ठीक है, कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आप एक वो चॉइस एक्सट्रीम मैं ये क्यों बता रहे करूंगा? हैं। वो चॉइस उस आप टाइम पे क्यों तो करेंगे? एक्चुअली बंदा इतना इतना एडल्ट भी नहीं होते ना जो सोचने के लिए। तो वो चॉइस क्यों करते हैं? अब वो दो छोटे छोटे बच्चे को वो भी एक चॉइस चॉइस भाई, तो देंगे वो ना, वो उसके पास कुछ एक ना कुछ विल है चॉइस ना, इसलिए करेंगे। वो चूज करता है, उसके पास अपना एक विल है इसलिए वो चूज करता है। हाँ, अब तो मिसाल के तौर वही। पे समझे, आपको दावत आई, आपको ना शादी की दावत आई कहीं से, तो आप फिर डिसाइड करते हैं कि मुझे जाना है या नहीं जाना है। आपको एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया कि किसी ने आपको जो इनवाइट कर दिया शादी में, एक ये एक्सटर्नल फैक्टर है। अब आपको वहां जाना है नहीं जाना है, अल्टीमेटली आप चूज करेंगे। हाँ, हो है ना? हाँ, तो अल्टीमेटली ठीक। आपका विल है। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, ये आपका अपना चॉइस और अपना विल है। सब कुछ जो है ये कह के कि समाज के एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से ड्रिवन हूं मैं, ये आई थिंक कि कोई भी दुनिया का कानून जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता। सर, जो मेरे ख्याल से काम, बात हो गई क्रोध, पराग साहब। शेम जो भी नेक्स्ट होता है टाइम बंदे का पराग साहब, इंटरनल 1 मिनट यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स बात होता हो है, गई तो काफी आप। हद तक। आसिम भाई, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरी ठीक है, आवाज आ रही? ठीक है, तो जी पराग भाई, अगर अब मैं नेक्स्ट टाइम आई कैन लिव जी एनी टाइम, दूसरे नो लोग भी प्रॉब्लम। इंतजार कर रहे हैं, 20 मिनट में खत्म भी करनी है जी, स्ट्रीम तो। ठीक है, कोई तो नहीं, तो ठीक है, ठीक है आप पराग साहब, आप अच्छा लोग लगा, अच्छे आप से आइए रहिए नेक्स्ट फिर। टाइम। हाँ, जी ओके, ओके, सलाम वालेकुम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब 20 मिनट बाकी है। इरादा है आज 12:30 पे इंशाल्लाह स्ट्रीम एंड करने का। तो 20 मिनट के अंदर जो भी साथी हमारे आएंगे तो उनको मैं मुख्तसर मौका दूंगा, थोड़ा थोड़ा मौका लेकर सबको मौका दें। हमारे साथ मौलाना कासिम साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मौलाना। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम अहबाब को जो सुन रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैंने जी तो जी अल्हम्दुलिल्लाह जो शुरू का मुबाहसा मैंने आपका सुना, चूँकि वो स्टूडियो फुल थी तो मैं आ नहीं पा रहा था। तो यकीन करें मुझे बड़ा मज़ा आया, आप हजरात ने जो तबसरा किया उसके ऊपर बड़ी खुशी हुई मुझे। जी हालांकि जी गुफ्तगू मेरी थी लेकिन आपके चैनल पे सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा।
और जी फिर जी आखिर में जो दो भाई हमारे आए थे, तो इनकी गुफ्तगू भी मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसलिए कि ये सुनने वाले साथी हैं जो सुनने वाले हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो इनकी पहचान ये होती है कि वो सही बात को सही कह देते हैं। हाँ जी, जो ये कह दे कि मुझे समझ आ गया, ये बात आपकी सही है, तो आप समझ जाए कि इस बंदे के दिल में कोई बग़ज़ और इनाद नहीं है, बल्कि ये वाक़अतन बात को सुनने के लिए आया है। तो इस तरह जब वो बार बार गुफ्तगू करेगा हक़ को सुनने की नीयत से, तो इंशाअल्लाह एक दिन ये बात उनके दिल में बैठ भी जाएगी और वही उनके लिए हिदायत का ज़रिया बन जाएगी। बहरहाल मैंने आपका प्रोग्राम शुरू से सुना, जहाँ तक जी कालर तक आपका प्रोग्राम था, बड़ा मज़ा आया मुझे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी, तशरीफ रखिए इंशाल्लाह। अब तो 20 मिनट ही है, उसके बाद तो इंशाल्लाह एंड हो जाएगी। आर्यन खान थे हमारे साथ, आसिम भाई इनको तो आप जानते ही हैं, लेकिन इनका डिवाइस कनेक्ट भी नहीं है, तो इनको लेना है कि नहीं लेना है, इनके सिलसिले में क्या है रिस्ट्रिक्शन? ये भी काफ़ी हद तक बदतमीजी करते हैं हर जगह जाकर, और अपना रवैया पेश करते रहते हैं। अगर आपका डिवाइस मतलब उनका डिवाइस ही कनेक्ट नहीं है, तो फिर तो ले ही नहीं हाँ, सकते। तो डिवाइस कनेक्ट था उनका, लेकिन अभी डिस्कनेक्ट हो गया, तो आप कर लें कनेक्ट, फिर मौका देता हूँ आपको। तब तक हमारे साथ जो कॉलर्स मैं उनको ले रहा हूँ, फैसल अब्बास साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़, एक मिनट, हाँ एक मिनट, आवाज़ मेरी डबल आ रही है शायद। आसिम भाई जी जी, नहीं नहीं, ठीक आ रही, ठीक आ रही। अच्छा आ रही, ठीक, अस्सलाम ओके। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। जी मुफ्ती साहब, आपका प्रोग्राम असल में शुरू की गुफ्तगू तो मैं नहीं सुन सका, थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैंने, जब कॉलर्स का फोन चल रहा था जब भी मैं ज्वाइन किया था। जी तो जी असल में आप जितने लोग बैठे हैं पैनल में, सबका तारुफ तो मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजी साहब की वजह से हुआ, उनकी स्ट्रीम की वजह से, ईमान यूनियन के सब लोगों की वजह से। उनको काफी साल से सुनते रहे हैं। तो असल में पहले मैं ये मैं कहना चाह रहा था कि कुछ लोग जो है ना, अभी से मुसलमानों में एक गिरोह, एक प्रोपेगेंडा और भी चल रहा है, शायद पता नहीं आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। अब वो ये कह रहे हैं कि जो ये लोग हैं ईमान यूनियन के, ये एक्स मुस्लिम्स की बी टीम में मिले हुए हैं और ये सब नूरा कुश्ती कर रहे हैं नेट पे बैठ हाँ, के। वो चले, वो सब फालतू बात है। ये तो हाँ जी जी, और कोई सवाल आपका उस पर हाँ जी, तवज्जो ही नहीं नूरा देनी, जंग उसका तज़किरा भी नहीं करना है। जी जी। नहीं, बाकी जैसे मैं एक चीज जो देख रहा था कि अब इस दौर में जिससे ये लोग जो आ गए ना, एक्स मुस्लिम मूवमेंट आने से पहले, मैं असल में एज मेरी करीब 45 के आसपास, तो हम मिड 90s में हमने जो कुरान पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त पढ़ा जब ये यूट्यूब का फितना नहीं था, तो जब कुरान का तर्जुमा मैंने पढ़ा मिड 95 में पूरा, तो मुझे तो इस तरह के शुबहात कभी पैदा नहीं हुए उसे पढ़ के जो आजकल लोग निकाल रहे होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोचता हूँ कुरान मुसलमानों में ही, मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, थोड़ा सा दूंगा, कि मुसलमान ही एक ऐसी कौम है जो चारों तरफ उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, दुनिया में कुरान जलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कुरान बड़ा गलत किताब है और ये किताब है, फिर मुसलमान कह रहे हैं गैर मुस्लिम से कि कम से कम एक बार पढ़ तो लो, कम से कम एक बार पढ़ तो लो। दुनिया के हर लोग हैं जो कहते हैं अपनी किताब छुपा के बैठे हुए हैं जी। लोग मनुस्मृति छुपाए बैठे, मनुस्मृति कोई बांटते नहीं है। वो कहते हैं, मुसलमान कहता है कुरान पढ़ो पढ़ो, ये कुरान की अजमत है। और एक सवाल का जवाब जो मैंने देखा, एक चीज अभी कल परसों जो लास्ट स्ट्रीम हुई है मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजदी की, शायद लास्ट में आसिम भाई भी वहां पे थे, एक दीपक भाई साहब थे, तो वो आखिर में एक बहस कर रहे थे, तो अच्छा वहां पे सैम भाई ने कुछ हवाले दिए रामायण से कि रामायण में राम है। फैसल साहब वो तो स्ट्रीम की बात हो गई, उस स्ट्रीम की ना वहां पर बात हो गई। मैं जनरल बात करूंगा, जनरल बात उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो जनरल बात ये उन्होंने हवाला दिया, तो एक हवाला दिया, तो दो हवाले दिए, तो दोनों हवाले साहब जो वो हिंदू भाई थे, जी, वो उदय यादव थे, वो दीपक नहीं तो उदय यादव थे, और उन्होंने कहा कि पहले कहा कि नहीं मानता, बाद में मैं आप कहने से नहीं मानता। यही तो मैं जो एक बात मैं अहम कहना चाहता हूँ कि जब उन्होंने मतलब सैम भाई कहने पे वो हवाले नहीं माने कि मैं तहकीक करूंगा, तो यही वो इंसान है जो गैर मुस्लिम और एक्स मुस्लिम जो कुरान के बारे में बोलते हैं, तो ये बिना तहकीक क्यों मान लेते हैं। तो आज मेरी समझ में उस दिन ये सवाल आया कि क्यों ये लोग जो है काफिर जहन्नम में जाएंगे कि ये दुनिया में अपने एक मामले में तहकीक करते हैं, दूसरे मामले में तहकीक नहीं करते। तो अगर ये कहेंगे जी हमें तहकीक नहीं हुई, हमें मिस इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो ये इनके लिए बहाना नहीं बन पाएगा मिस इन्फॉर्मेशन मिलना, क्योंकि जब तुमने एक मामले में तहकीक के बिना मानने से इनकार करा, जबकि वो बात सच थी, तो एक बात जो झूठी बात थी तुमने बिना तहकीक मान ली, तो उसका भी जो है वो तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं एक सवाल अगर आप जो है पूछना चाह रहा था, थोड़ा सा टाइम तो हो गया आपका, जल्दी से कर लें, अगर सवाल है तो सवाल कर लेते आप पहले। मसला है ना ये तकदीर के ऊपर, तो हम लोग कहते हैं कि तकदीर में कुछ चीजें एक मिनट मैं यहाँ रोकूंगा फैसल साहब, तकदीर पे रोकूंगा, तकदीर पे ना सवाल पे इतना जवाब है,
अगर पहले मुतमईन, जैसे कि मुफ्ती साहब, मेरे ही चैनल पे 3-4 वीडियोस होंगी, मुफ्ती साहब के चैनल पर ही खुद है, और आसिम भाई के साथ भी गुफ्तगू मेरी है तकदीर के ही मसले पर। अब मेरे को नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा गोशा रह जाता होगा। और मुसलमान के लिए तो क्या है, तकदीर समझना बहुत आसान है, यानी उसके लिए जो पैरामीटर है वो जब सुन लेगा इतनी अच्छी गुफ्तगू, बस उतना काफ़ी है। बाकी उसकी डीप के बारे में तो आपको ही पता है कि आदमी जितना घुसता जाएगा उतना घुसता जाएगा। तो जितनी समझ में आनी चाहिए हमको, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस मौजूद है, और इसलिए इस सवाल को एंटरटेन ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए ठीक है, अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाए चलिए, खैर बहुत दे। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। अरसलान, क्या अरसलान यानी अरशान? जी 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 मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुझे अस्सलाम। मेरा आपसे सवाल है कि क्या सूरह यासीन की फजीलत सही हदीस है कोई आपके पास? सही हदीस से सूरह यासीन की फजीलत, सही हदीस हसन दर्जे की। जी बिल्कुल। अरशान भाई, एक बात और मैं ऐड कर दूं इससे पहले कि फजीलत के बाब में जमहूर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ हदीस को भी कबूल किया है फजीलत के बाब में। ठीक है, ये आप पूछ सकते हैं कि कोई फजीलत है कि नहीं है, ये ठीक है, लेकिन आप सही हदीस की सही हदीस से है आपके कोई इल्म में? सही हदीस से मतलब ये अभी वो हो भी सकता है अरशन साहब, वो हो सकता है, बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, ऐसा नहीं। मैं जी, मतलब एक उसूल बता रहा हूँ आपको कि जमहूर मुहद्दिसीन की मेजॉरिटी ने जो है वो ज़ईफ हदीस को फजाइल के बाब में हुज्जत तस्लीम किया है, मानते हैं। ठीक और है, कोई सवाल आप? मुफ्ती साहब, ये जो अस्माए हुस्ना होता है ना, तो इसमें मैं देख रहा हूँ सब नामों के मीनिंग मिल जा रहे हैं मुझे, जैसे या रहमान के रहम करने वाला, तो मुतकब्बिर के तकब्बुर करने वाला। मुझे अल्लाह का मतलब जानना है, लफ्ज़ अल्लाह का मतलब क्या होता है? चलें, ये ज़ात है, अब ये इसमें अलम है, और हर चीज़ का मतलब नहीं होता। फिर आप कहेंगे कि फिर वो जो कुरान में मुक़त्ताआत है उनका भी मतलब पता है, तो आपको तो माना ही है, पता ही है कि कुछ चीज़ें मुतशाबिहाती कबील से हैं, उनको तो मतलब अल्लाह ही बेहतर जानता है, और एक इसमें अलम है, उसकी हर एक का मतलब जानना हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, मुफ्ती साहब एक कॉमन सी बात है, बता दें अर्शन भाई। देखिए, लैंग्वेज में आप पढ़ते होंगे कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना, इसमें खास होते हैं, जी जी तो उसके मीनिंग नहीं होते। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछूं कि पटना का क्या मीनिंग है? इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो नहीं, इसका मीनिंग ये होता मुफ्ती है, साहब, इसका मीनिंग ये होता है अर्शन साहब कि वो इसमें खास वजह ही होता है उस चीज के लिए। ठीक है, ये यही उसका मीनिंग है। तो अब अल्लाह की अपनी, यानी कि उसमें जाएंगे, सर्फ के अंदर जाएंगे तो उसका अपना है, वो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको बस ये बात बता रहा हूँ कि हर चीज में ये ढूंढना, इसमें खास में खास कर इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, वो नहीं। जैसे मेरा नाम आसिम है तो ये इसमें खास नहीं है ना, ये मुश्तक हुआ है और उसके बाद मेरा नाम रख दिया गया तो जाके इसमें खास बना है। ये असल में तो इसमें मुश्तक है ना। बहरहाल, तो ये लुगत की बहस है। जी मौलाना कासिम साहब कुछ ज़ात था वो, ये जो लफ्ज़ अल्लाह है ना, तो लफ्ज़ अल्लाह में काजी बेज़ावी ने इसमें उलमा के तकरीबन 7 अक़वाल नकल फरमाए हैं। उनमें से एक कौल ये भी है कि लफ्ज़ अल्लाह ये अलहा या अल्लाह से है, जिसका माना है हैरान होना, मुतहय्यर होना। और अल्लाह को अल्लाह इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह की ज़ात तक पहुँचने में लोग मुतहय्यर और परेशान है। अल्लाह ज़ाहिर इतना है कि हर चीज़ से आप उसे पहचान सकते हैं, और बातिन इतना है कि अल्लाह की हकीकत तक कोई पहुँच ही नहीं सकता, यानी अल्लाह की ज़ात की हकीकत तक। और बाकी जो इसका माना इस्तेमाल होता है हुआ इस्मुल लिज़ातिल वाजिबुल वजूद अल मुस्तजमा लि जमी सिफ़ातिल कमाल अल मुनज़्ज़ह अन जमी सिफ़ातिन नुक़सान। ये लंबी बात हो जाएगी जरा। जी आसान साहब जी, और कोई सवाल में जो सूरह यासीन का पूछा जहन में अभी नहीं, मुआग अगर जहन में हो, क्योंकि वक्ती तौर पर तो हदीस जहन में नहीं हो, जी होगी कोई हदीस? मुफ्ती साहब, तिरमिजी की रिवायत है 2887, उसमें सूरह यासीन की फजीलत है। सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा गया और उसके अलावा भी फजीलत है। सुनन तिरमिजी की 2887। जी जी जी, वो मुझे पता, दिल वाली ज़ईफ है, मगर जहाँ तक मुझे इल्म है, वैसे आप मुफ्ती हैं तो मैं जी, तो ये आसिम भाई ने बताया ना कि उसूल यही है कि फजाइल में ज़ईफ हदीस भी मकबूल है। फजाइल मतलब जो फजीलतें हैं जी उसमें अर्शन ज़ईफ साहब, हदीस दो भी चीजें, कबूल की एक है गई कि है। किसी हदीस से हुक्म अखज करना, जैसे कि आप किसी हदीस से जो है वो शरीयत के अहकाम अखज करें, तो ये ज़ईफ हदीस से आप नहीं कर सकते। ठीक है, और किसी की फजीलत आ गई, मान लीजिए कि सूरह इखलास पढ़ने से ये हो जाता है, या सूरह यासीन पढ़ने से इतना सवाब मिलता है, या फला नमाज पढ़ने से इतना सवाब मिलता है, तो इस कबील में
ज़ईफ हदीस हैं, जमहूर मुहद्दिसीन के नजदीक मकबूल है, हुज्जत है। अच्छा और मुफ्ती वैसे साहब मुफ्ती साहब एक बात और भी है कि बाज़ बातें, एक होती है हदीस का तवातुर इस्नादी, जी तो तवातुर और इस्नादी के दर्जे के तो ये नहीं है कि इसको हम तवातुर इस्नाद कहें, जी लेकिन जो बिल्कुल दूसरी तवातुर की किस्में है ना, तवातुर की कई किस्में है, तवातुर तबका है, तवातुर इस्नाद है, तवातुर अनआम है, मुख्तलिफ किस्में है इसकी। तो शुरू से मुसलमानों में सूरह यासीन की फजीलत का मफहूम आ रहा है। तो अगर तो कोई मानवी के बात दर्जे में ऐसी आ हो जाएगा। कि जो इब्तिदा ही से मुसलमानों में तवातुर के साथ चली आ रही हो और फिर उम्मत का उसके ऊपर इजमा भी हो जाए, तो ये बात याद रखें, जो इजमा उम्मत है ना, ये खुद इसके पीछे कोई दलील होती है, और उस दलील के लिए ज़रूरी है कि वो दलील कतई न हो, ज़न्नी हो। अगर वो दलील कतई होगी तो फिर उसके लिए इजमा की ज़रूरत नहीं होती। तो इजमा के ज़रिए या तवातुर के ज़रिए दलील को तक़वियत मिल जाती है। अरसान साहब आपने ना उसूल हदीस वाला सवाल कर लिया, खुद परेशान हो जाएंगे आप, ठीक है? तो चलिए कोई अभी नहीं, एक लास्ट लास्ट जी क्वेश्चन बस है। जी वो जी मैं कि अपने हाथ में या फिर अपने गले में वो लटका सकते हैं तावीज, शिरकियाना नहीं, मतलब जिसमें मतलब अल्लाह का जिक्र हो, अरे सिर्फ भाई गले अरशन में। भाई, आप तो मतलब पूरा जो है यहाँ पे वो सारे इख्तिलाफी मसाइल लेके बैठ गए हमारे यहाँ। अब जी हमारे को अहले माजरत हम चाहूंगा अभी हम यहाँ अरसान पे, साहब। अरशन भाई हम लोग जो है यहाँ पे कुछ कह दें कि हाँ जायज है, अब हमारे सुनने वाले कोई अहले हदीस भाई होंगे वो नाराज हो जाएंगे। हम यहाँ पे कह दें कि नहीं लटका सकते हैं, अब यहाँ पे हमारे सुनने वाले दूसरे हजरात होंगे वो, भाई हम लोग आपके छत की हिफाजत कर रहे हैं। आप अपने घर में जितना धेंगा मस्ती करनी है, जितनी लड़ाई करनी है, आप लोग अंदर करें, कोई नहीं, हम किसी बाहर वाले को अंदर नहीं आने देंगे। हमारा जी जी काम जी है, हमारा उसूली काम है गुफ्तगू करने हमारी की चार कोशिश कर दीवारी रहे की हैं। हिफाजत करना। जी आप लोग चैन से अंदर खूब जो है एक दूसरे के साथ रहें, खुश भी रहें, लड़ाई भी करें, जो इख्तिलाफ भी करना है करें। करें, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, इख्तिलाफ करें, इत्तेफाक करें, घर के अंदर सब करें, हम लोग घर के बाहर चौकीदारी कर रहे हैं कि कोई अगर हमला करेगा तो इंशाल्लाह हिफाजत करेंगे। ठीक है अर्शन भाई? ठीक है अरशन जी भाई, जी बहुत जी बहुत मैं शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। चलिए हमारे साथ मैं अब वक्त तो बता चुका हूँ। आर्यन खान को लूँ आसिम भाई? अच्छा फिर चले गए भाई, आपका नाम लिया तो आप चले गए। अच्छे आर्यन खान जी, आप इससे पहले भी आ चुके हैं और आप अच्छे बोले। जी भाई, मसला ये है कि पहले आया था, आपने कहा था यार ये सवाल ऐसा है कि आप बाद में आइएगा तो जवाब देंगे, क्योंकि अच्छे दुनिया के हर कोने में घूम लिया, सबका यही सवाल मिलता है कि भाई बड़ों ने किया तो हम भी करेंगे। तो वो नहीं एक मिनट, ये आप लेक्चर न दें, आप आए हैं अभी तो पहले, इसलिए मैं कहा था कि आप अदब से गुफ्तगू नहीं करते हैं, तो आपके साथ ना रवैया इख्तियार करना पड़ता है। हाँ आप क्या बात कर रहे थे मुझे पता भी नहीं, कब आए थे आप? मैंने अदब से बात इस वजह से नहीं करी, मैंने सिर्फ आपको सलाम करता, सब कुछ करता, मैंने कहा इससे पहले मैं कुछ बोलूं आप निकाल नहीं दे। तो मेरा नहीं बोले क्वेश्चन हम। ये था भाई कि अभी मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते पहले मेरे ख्याल से यासिर साहब जो है उनकी एक डिबेट हुई थी किसी के साथ, तो उस पर कमेंट्स वगैरह आप लोगों ने लिए थे, उस टाइम भी मैंने सवाल किया था, आपने कहा था अभी ये टॉपिक नहीं है तो इस बारे में सवाल नहीं होगा ना। लेकिन मैं वैसे आपसे एक जनरली बात कह रहा हूँ कि ये सवाल हम जहां पर भी जाकर करते हैं। अरे सवाल रख दें, सवाल मेरे भाई आ रहे हैं, अब सवाल रख दें जल्दी से, क्या सवाल है मुझे याद भी नहीं है। सवाल रखकर भाग जाऊँ, बस आगे नहीं पूछूं, मतलब कि सवाल रखकर भाग जाऊँ। अरे यार सवाल तो रखे हैं फिर। भाई सवाल रख के भागना नहीं है, बात करेंगे, हम समझेंगे ना। मैं सवाल रख देता हूँ। सवाल ये है कि आपके नजदीक या जिसको आप सही समझते हैं, कुरान के बाद हमें हमारा इस्लाम कहाँ पर जाकर कंप्लीट होता है? क्योंकि आज तक मैं बिलीव करे समझने से कासिर हूँ कि कुरान हो गया, उसके बाद हदीसें भी आ गई मार्केट में, उसके बाद फिर कॉल भी आ गए, उसके बाद फिर मुल्ला आ गए। ये असल में आप आओगे अभी अपनी जबान के अंदर, ठीक है? मैं अपनी ऑडियंस के लिए बता भी, तो ऑडियंस मुफ्ती साहब ये प्रॉब्लम क्या है इन लोगों की? ये लोग मतलब क्यों नहीं सलीके से बात कर सकते? यानी कि इस तरह के डेरोगेटरी टर्म्स इस्तेमाल, यानी कि मुल्ला जो है वो अपने आप में कोई डेरोगेटरी टर्म्स नहीं है, लेकिन ये जिस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेरोगेटरी बना के इस्तेमाल कर रहे हैं, तौहीन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्यन खान साहब यार थोड़ी। अच्छा आर्यन भाई, चलिए मैं आराम से पूछता हूँ आपसे, एक सेकंड मुझे बताइएगा, ठीक है ना? कुरान के बाद और सबसे पहले कुरान में कहा मैंने डायरेक्शन दे दी हदीसों की, ठीक है? दूसरा मुल्लाओं की। अब अरे मेरे भाई यही है आर्यन भाई, मुनकिरीन हदीस है, ये मुनकिरीन हदीस है, और हमारे साथी भी जानते हैं, इनसे अदब से गुफ्तगू की जाती है तो करते नहीं, और हर हिस्ट्री पर जलील हो चुके हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ भी मैं अपनी जबान खराब करूं आपकी वजह से, तो कैसे गुफ्तगू? और आर्यन भाई से मैं कहना चाहूंगा कि आप सवाल करके भागने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह के अल्फाज निकालेंगे तो सवाल से पहले ही भगा दिया जाएगा आपको।
तो अब क्या करूं आसिम भाई, मैं एंटरटेन नहीं कर सकता, मतलब अब ये जानबूझकर हमें उकसाएंगे। प्रॉब्लम क्या है मुफ्ती साहब, ये इन लोगों की मतलब प्रॉब्लम है क्या, मुझे समझ नहीं आती। देखिए, मैंने ये क्यों नहीं जो है वो सही से बात कर सकते। कल भी आप जी हजरात से ये गुजारिश की थी कि जिस बंदे की गुफ्तगू से आपको लगे कि वो तलाश हक के लिए आए तो आप उसकी गुफ्तगू लें, और जो आया है दंगा फसाद के लिए तो ऐसे लोगों को लिया ही ना करें। मेहरबानी होगी आपकी। सही है। चले मैं आर्यन भाई। देखिए मुफ्ती साहब, मैं अपना मतलब मैं तो मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट हलकों में उठना बैठना मेरा रहा है। तो मैं वाक़ईतन कहता हूँ कि ये एक इल्ज़ाम जो लगाया जाता है ना हम लोगों पे, यानी कि मजहबी तबके पे खास करके, लेकिन मैं वाक़ईतन बताऊं कि मैंने हम लोगों से ज्यादा सिंसियर सही से बात करने वाले लोगों को नहीं देखा है। ठीक है, हमारे यहाँ भी इस तरह के लोग हैं जो मतलब गलत बिल्कुल जबान इस्तेमाल करते हैं या बहुत तैश में रहते हैं, शिद्दत में रहते हैं, खास करके जो खतीब हजरात हैं उनका अपना एक लहजा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो लोग जो बिल्कुल सिंसियरली चीजों को लेते हैं और बात करते हैं, अदबन करते हैं और बिल्कुल हम्बलनेस के साथ बात करते हैं, वो हमने मजहबी तबके से ज्यादा किसी को नहीं देखा। और ये लोग जो दावा मारते रहते हैं ना कि मजहबी लोगों ने ये कर दिया, और दो चार एग्जाम्पल, ठीक है, वैसे लोग होते हैं उनका उठा के चिपका देते हैं, ठीक है, लेकिन मेजोरिटी इन यानी कि ऐसे लोगों की जो मजहबी तबके के ऊपर लान तान करता है, उनकी मेजोरिटी के अंदर बिल्कुल भी हमने हम्बलनेस नहीं देखा, बिल्कुल भी उनकी रवादारी नहीं देखा, और वो रवादारी का रोना रो रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी क्या बोलूं, मतलब गुफ्तगू आपको तो पता ही है, साहिब बहुत पुराने हैं, हर जगह जाकर अपनी जिल्लत कराते रहते हैं और यहाँ भी इसीलिए आए थे। खैर, अब मेरे आखिरी कॉलर एक एक्स मुस्लिम जीशान है, और आखिरी इसलिए मैंने कह दिया कि मैंने कहा था कि 3 ही घंटे की स्ट्रीम का इरादा है और 4 या 5 मिनट है, तो इनसे जितनी देर गुफ्तगू होगी और उसके बाद स्ट्रीम को एंड कर दिया जाएगा। तो अब जो नए कॉलर वो ज्वाइन ना करे, आज मुख्तसरी वक्त, इंशाल्लाह आइंदा से भी 3 ही घंटे का रहता है। तो एक्स मुस्लिम जीशान साहब इन तुर्की, आप ऊपर आ चुके हैं जी। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आ रही है जीशान साहब। हेलो जी, कैसे हैं मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं? जी 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 फरमाएं जी जीशान साहब। सर मुझे सूरह तहरीम के आयत नंबर 5 पर बात करनी है। जीशान साहब, आप तो पहले आपसे ये बात हुई, एक मिनट, आपसे जब भी बात होती है तो उसूल पर होती है, तो हम सोचते हैं कि उसूल क्लियर हो जाए आपका, फिर आप आयत पूछें, आप हदीस पूछें, मसला नहीं है। तो हर मर्तबा वही पटरी आ जाती है हमारी। मैं समझा नहीं आपकी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स मुस्लिम है ना आप? हाँ जी। तो आपसे ये पूछा जाता है कि भाई आप एक्स मुस्लिम बन गए, क्या रीजन हुआ आपका, इस्लाम क्यों छोड़ दिया? इसकी क्लियरिफिकेशन होती नहीं है, इससे पहले आप वो पूछने लग गए। ये मैटर नहीं करता, ये तो मैटर नहीं करता ना। ये क्या मैटर करता है? ये मैटर नहीं करता ना मेरे लिए। चले, मैं आम तौर पे ऐसे जो एक्स मुस्लिम होते हैं हमारे, उनसे मैं पूछता हूँ कि क्या कोई एक रीजन आप बता सकते हैं इस्लाम छोड़ने का जो कि अकली हो, और उसको प्रूव भी करना है कि वो अकली है। देखें, मैं बोलूंगा मतलब फिर आप लोग मुझे बोलने का मौका नहीं देते जो ना। लोग जिसान भाई मैं दूंगा, मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ अपने। आमतौर पे ये दावा होता है, जो लोग एक्स मुस्लिम्स होते हैं उनका आमतौर पे ये दावा है कि मैंने इस्लाम को जो है अकली बुनियादों पे छोड़ा है, ठीक है, उसके अंदर हमने अकली बुनियादों पे गड़बड़ी पाई है। जी जी, कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें सिर्फ एक ही बात मैं बता सकता हूँ आपको। नहीं, मैं कोई एक रीजन मैं सुनना चाहता हूँ। आई लव दैट कि कोई बंदा आए जो एक रीजन बताए उसके इस्लाम छोड़ने की, और उसको वो अकली तौर पे जो है वो उसको प्रूव भी कर दे कि हाँ मैंने फलाने रीजन से छोड़ा इस्लाम, और ये रीजन जो है वो अकली तौर पे गलत है। देखें, जब मेरा फैमिली बैकग्राउंड सारा मुस्लिम है, मैंने शुरू से ये सुना है कि 7 साल की उम्र में बच्चों को नमाज का हुक्म देना चाहिए, ठीक है, और 10 साल की उम्र में सख्ती करनी चाहिए नमाज के लिए। अच्छा, जब ऐसा है तो फिर अल्लाह के नबी ने 6 साल की उम्र की बच्ची के साथ निकाह क्यों किया? क्योंकि बच्चा जब मुस्लिम साहब, आई थिंक एक्स मुस्लिम जीशान भाई, आपसे मुझे लगता है कि तकरीबन एक महीने या 1.5 महीने पहले जो है इस पे बात हो चुकी है। आसिम भाई 1 हफ्ता पहले जो मेरी स्ट्रीम थी, इससे पहले मुझसे रीजन पूछा था इस्लाम छोड़ने का। मैंने ये टॉपिक नहीं है मेरा, ये सवाल नहीं है मेरा। एक्स मुस्लिम जीशान भाई, आपसे इसी मैटर पे मेरी बात हुई थी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे, 1 से 1.5 महीने पहले। पूरी बात सुन ले, और आपने उसको के
ये अकली है, ये रीजन अकली है। 7 साल के नबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की एक लड़की से शादी की और 9 साल में उनकी रुखसती हुई। तो इसमें आपको अकली तौर पे क्या प्रॉब्लम दिख रहा है, प्रूफ कर दें उसको। अकली तौर पे क्या प्रॉब्लम दिख रहा है, प्रूफ कर दें आप। जिसान साहब जो है ना आसिम भाई असल में खुद से रिमूव हो गए हैं। ये देख लें, स्क्रीन नजर आ रही है, अचानक किसी वजह से हो सकता है। नहीं मतलब ये नहीं है जिसान साहब यहाँ पर, तो कोई कहेगा जिसान साहब को निकाल दिया, वो हटा देंगे इसकी। हो जाता है कभी किसी वजह से। तो असल में मैं दूसरे साथियों को मैं अपने सुनने वालों के लिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि अकली क्या होता है। अकली क्या होता है, लोगों को असल में ये भी पता नहीं ना कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो अकली है, वो अकली दलाइल में आता है, वो किस दलाइल में आता है, नहीं आते। अकली खिलाफ अकल होने का ये मतलब है कि वो चीज आपके अकल के एतबार से नामुमकिन हो। एक आमतौर पे गड़बड़ी क्या करते हैं लोग कि खिलाफ आदत, यानी कि जिस माहौल में रह रहे हैं और जिस माहौल में परवरिश पाई है, तो उस माहौल की अलग से चीज को आप देखेंगे ना तो आपको थोड़ा अचंभा सा लगता है। उसको खिलाफ आदत कहते हैं, खिलाफ अकल नहीं कहते। बिल्कुल। तो एक होती है कि हमारी जो आदत हो गई है, हमारी जो आदत हो गई है उससे हमने अलग कोई चीज देख ली, तो अब हम उसको खिलाफ अकल का रट मार देते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये समझे कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां आमतौर पे लड़कियों की शादी 15, 18, 21, 22, 30 साल में होती है। अब जो है हमने कोई एक वाकया पढ़ लिया कि किसी की शादी 8 साल में, 9 साल में, 10 साल में हो गई, हमने उसके ऊपर जो है खिलाफ अकल का लेबल लगा दिया। ठीक है, असल ये हो रहा है कि खिलाफ आदत चीजों को खिलाफ अकल का लेबल लगा रहे हैं। खिलाफ अकल क्या होता है? खिलाफ अकल का मतलब होता है कि अगर हम एक चीज को माने तो दूसरी चीज को मानना अकल के एतबार से नामुमकिन हो, ये होता है खिलाफ अकल। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि भाई देखो, दो इंच जो है वो सुराख था और उसके अंदर से 50 फीट का हाथी जो है वो गुजर गया। तो ये है खिलाफ अकल कि भाई 2 इंच के सुराख से एक 50 फीट का हाथी कैसे गुजर सकता है? ये अकल के एतबार से नामुमकिन है, मुहाल है ये चीज। ठीक है ना? तो ये चीज होती है खिलाफ अकल। अब लोग लेके आते हैं कि फलां चीज हो गई थी, यहाँ फलां चीज हो गई, भाई वो सब खिलाफ आदत है आपकी, खिलाफ अकल नहीं है वो। जी फिर से आप एक मिनट हाँ आसिम भाई, मैं 1 मिनट, मैंने ऐलान तो कर दिया कि स्ट्रीम खत्म होने का। कट के आ रही है, आपने मुझे निकाल दी। जी आप नहीं भाई, ये आप नहीं कह सकते निकाल दी। आपका इंटरनेट इशू है, हमारा इंटरनेट अच्छा है, हमारी आवाज बेहतर जा रही है। कमेंट में सारे लोग बता सकते हैं आवाज किसकी कट रही है, दोनों की आवाज बेहतर है। आपसे ये पूछा गया है कोई एक लॉजिकली बिल्कुल भी बात नहीं, इस तरह तो बिल्कुल बात नहीं हो पाएगी, बिल्कुल भी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये आपका इंटरनेट इशू है, आप सही कर हमें आ रही है, आपकी भी आवाज आ रही है, मुफ्ती साहब की भी आवाज आ रही है, आई थिंक अहमद भाई को भी आ रही है। आप दोबारा रीजॉइन करें। 1 मिनट, मैं आपको ऊपर से नीचे करता हूँ। अभी आ रही है? अब थोड़ा बेहतर है। अरे बेहतर क्या मतलब? आएगी तो साफ आएगी। 3 बार और करिए, तेज हो जाएगी। चले देखें, अब सही होगा। हो गई है? हाँ जी। अब बोले जिसान साहब। बहुत कट रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, तो ये आपका टोटली इंटरनेट मोबाइल से आप अगर आए होंगे तो उसकी परेशानी है। और चलें ठीक है, अभी बात नहीं हो पाएगी मुझे लग रहा है, क्योंकि नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम चल रहा है। शायद मेरी तरफ से चल रहा है, आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो जाता है लॉजिकली सवाल की वजह से। समझ में नहीं आता जिसान साहब अचानक से। ये आपकी आवाज इतनी साफ आ रही है कि सुनने मजा आएगा, एकदम साफ आ रही है। नहीं आ रही सर, सॉरी, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके ठीक है, चलिए कोई बात। हमें दोनों की आवाज चलिए मुझसे कोई नहीं, वक्त भी हो गया है तकरीबन, तो ठीक है, तो इसी को एंड करते हैं। और साथी बहुत सारी नीचे भी, लेकिन क्योंकि एक वक्त मुतय्यन कर दिया था और वक्त मुतय्यन करने के बाद अब साथी अगर आ रहे हैं तो उनसे थोड़ी सी माजरत। फिर इंशाल्लाह आइंदा मंगल को मैं हाजिर होऊंगा और आसिम भाई की हर थर्सडे को यानी जुमेरात को एक टॉपिक होता है मॉडर्निटी का, खास तौर पर चल रहा है माशाल्लाह, वहाँ भी ज्वाइन करिए। और वहाँ पर बहुत सारे चैलेंज चल रहे हैं, वापस से याद दिला दूँ 2 चैलेंजेस। एक तो ये है कि आसिम भाई को कोई आगे गलत प्रूफ कर दे इस बात पर, वो हाफ के अंदर जो चैलेंज चल रहा है कि भाई 49 और 48 वाला। और दूसरा चैलेंज ये हो गया कि सीधा सिंपल सा सवाल है, कोई अगर एक्स मुस्लिम है उसको आके खाली इतना बताना है कि भाई मैं एक लॉजिकली रीज़न है मेरे इस्लाम छोड़ने का, बस हम मान जाएंगे उसको। हम समझ जाएंगे कि हाँ कोई ऐसा एक शख्स है दुनिया के अंदर कि जो किसी रीज़न, उसका जो रीज़न था और लॉजिकली था, कोई इमोशनल आर्गूमेंट नहीं था उसका। तो ये 2 बंदों का हमें इंतज़ार है शिद्दत से, और आप आइए। और जब जिस दिन ऐसे बंदे मिल जाएंगे तो आपकी फहरिस्त में और भी इजाफा होता जाएगा। बाकी इमोशनल आर्गूमेंट वाले भरे पड़े हैं और उनसे छुटकारा नहीं है, वही लोग आ रहे हैं। तो चलिए इसके ऊपर रुखसत लेते हैं। जितने साथी माशाल्लाह यहाँ पर जुड़े, हबीब साहब आए, अतर साहब आए, मौलाना कासिम साहब आए, अहमद साहब हमारे साथ रहे शुरू से, आसिम साहब रहे माशाल्लाह। और कमेंट्स के अंदर माशाल्लाह बराबर हमारी जो ऑडियंस है शुरू से लेकर आखिर तक अभी तक
जुड़ी हुई है, इतने सारे साथी देख रहे हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। आपका खूब हिस्सा लग रहा है, और जो साथी आए और सिंसियरी मतलब संजीदगी के साथ गुफ्तगू की, जिन्होंने नाम नहीं याद रहा, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, उनके लिए हिदायत के रास्ते आम फरमाए। हमारी स्ट्रीम हो सकता है किसी के लिए जरिया बने, अभी नहीं तो बाद में बने। तो जब भी कोई अच्छा कॉलर आए, संजीदा कॉलर आए, तो हमारे ऑडियंस को चाहिए कि उनके लिए खास दुआ करे। और अगर कोई छटपटा तो फिर हम बैठे ही इंशाल्लाह, हमारे हाथ में इख्तियार है, एक्सेस है, उसको खुद ही हम यहाँ से निकाल देंगे। तो बस इसी के ऊपर रुखसत लेते हैं आज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।